जय हिंद दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश मासिक करंट अफेयर का नवंबर 2024 का वीडियो है। तो ये मतलब उत्तर प्रदेश की मासिक करंट अफेयर नवंबर 2024 के लिए। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूपी पीसीएस जो 2024 का एग्ज़ाम है उसके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, जो 22 दिसंबर को है। तो आप ज़रूर देख सकते हैं इस वीडियो को। और यूपी के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि यूपी स्पेशल करंट अफेयर है। तो यूपी के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी के लिए लाभकारी हो सकता है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश मासिक करंट अफेयर नवंबर 2024 को। पहली न्यूज है, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के बारे में, तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट जो एससीएल समूह का है और टार्क सेमीकंडक्टर जो हीरा नंदानी समूह का है, इनके द्वारा दो सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। अब हम बात करेंगे ये दो इकाइयाँ मतलब कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो ये जो वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट है, ये सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 3706 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। 3706 है कि 3 करोड़ 706 है, थोड़ी सा। हाँ, इसे थोड़ी आप सर्च कर लीजिएगा। कुल मिलाकर वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 3706 करोड़ रुपए है या 3706 करोड़ रुपए, इसमें डॉट लग गया है कुछ, तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है 3706 करोड़ रुपए है। 3706 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह इकाई छोटे पैनल ड्राइवर आईसी और डिस्प्ले इंटीग्रेटेड सर्किट का उत्पादन करेगी। और अगर हम बात करें हीरा नंदानी समूह से संबद्ध जो टार्क सेमीकंडक्टर है, ये हवाई अड्डे के पास सेक्टर 28 में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 28,440 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो ये 28,440 करोड़ रुपए, 28,440 करोड़ रुपए की 28,440 करोड़ रुपए से इन दोनों को थोड़ी आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में। थोड़ी सा वो पॉइंट लगाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ आ गया है। अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली न्यूज़ है आकांक्षा हाट 2024। 9 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट 2024 का उद्घाटन किया। कब किया? 9 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट 2024 का उद्घाटन किया। अगर हम बात करें, इस पहल का उद्देश्य जो है महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। इसके अलावा आकांक्षा समिति जो उत्तर प्रदेश के आईएएस ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन द्वारा संचालित एक संगठन है, राज्य के 75 जिलों में महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। तो याद रखिएगा, आकांक्षा हाट का उद्घाटन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 9 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन क्यों किया गया? महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। अगर हम बात करें आकांक्षा समिति के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के आईएएस ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशंस द्वारा संचालित एक संगठन है जो राज्य के 75 जिलों में महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। अगली न्यूज पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत। तो जो पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस के बारे में बात करें, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आकांक्षा हाट कार्यक्रम में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य जो है, इस डबल डेकर बस का उद्देश्य यातायात की समस्याओं को कम करके पर्यावरण संरक्षित सुनिश्चित करना है तथा यात्रियों को टिकट हेतु डिजिटल भुगतान पर इसके लिए इसमें यात्रियों को टिकट हेतु डिजिटल भुगतान अगर करते हैं तो 10% की छूट भी प्रदान की जाएगी। अगर हम बात करें इस बस में, तो एक बार में 65 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन भी दिया गया है, साथ में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अगर हम बात करें ये बसें कहाँ पर चलाई जाएंगी, तो ये बसें लखनऊ से अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर के लिए चलाई जाएंगी। तो इन सबको याद रखिएगा कि बस कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएंगी। जो इलेक्ट्रिक बस हैं, ये डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, ये लखनऊ से अयोध्या,
वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर के लिए चलाई जाएंगी। तो याद रखिएगा, राज्य की उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत हुई। तो जब भी पहला होता है तो उसको बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। अगली न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज कौन सी है? अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004। 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि मार्च 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि कानून एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को वैध बनाने के लिए असंवैधानिक है जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करती है। लेकिन इसके बाद 5 अप्रैल 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कानून की वैधता पर निर्णय होने तक उच्च न्यायालय के इस फैसले पर रोक लगा दी थी, और उसके बाद 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना के बारे में, तो जो उत्तर प्रदेश का कैबिनेट है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का मंत्रिमंडल है, इसने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। ये क्यों प्रदान की गई है? ये राज्य में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रदान की गई है, और इस परियोजना को विश्व बैंक से 2,741.51 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, तथा कार्बन वित्त पोषण से 1119 करोड़ रुपए इसे अलग से मिलेंगे। अगर बात करें तो यह भारत की पहली एयरसेड आधारित परियोजना है, जो राज्य भर में 2 प्रमुख प्रदूषकों PM100 और PM2.5 को संबोधित करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी अवधि क्या है, इसकी अवधि 2024 से 2024-25 से 2029-30 तक होगी, मतलब 6 वर्ष की इसकी अवधि होगी, जो एयरसेड आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रदान करेगी। अगली न्यूज पर चलते हैं। केन नहर प्रणाली का पुनरुद्धार। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने केन नहर प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए 1191.15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना में केन के अतिरिक्त पानी को बेतवा में प्रवाहित करने के लिए दोनों नदियों को एक लिंक चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। दरअसल केन बेतवा लिंक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय परियोजना है। आपको बता दें कि केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 22 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। थोड़ी तेज़ी से आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी से नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग, अगर आप लोग को लग रहा हो बहुत तेज़ है, तो आप धीमा करके देख सकते हैं या फिर दोबारा बैक करके भी देख सकते हैं। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। FDI के लिए प्रोत्साहन नीति 2023। 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये जो उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्रिमंडल है, इसने FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदी में कहा जाए तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस फैसले से क्या होगा? इस फैसले से उत्तर प्रदेश में FDI निवेश बढ़ने की उम्मीद है, मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसके बढ़ने की उम्मीद है, तथा इससे इक्विटी, लोन तथा अन्य स्रोतों से फंडिंग हासिल करने वाली विदेशी कंपनियां भी राज्य में निवेश कर सकेंगी। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है उच्चतर सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नई उच्चतर सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है। कब? नवंबर 2024 को। यह मंजूरी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य भर के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में नियमित आधार पर जो नियुक्त और स्थायी रूप से तैनात शिक्षक हैं, अब 5 साल की पूर्व आवश्यकता के बजाय केवल 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्थानांतरण का अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन हाल इसमें यह भी बताया गया कि एक ही बार आपका स्थानांतरण हो सकता है। आप ऐसे नहीं कि आप सोचें कि हम 10 बार करा लें। अगर आपने एक बार स्थानांतरण करा लिया तो बस उसके बाद स्थानांतरण नहीं होगा, इसे भी याद रखना है।
अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे बीज पार्क। नवंबर माह की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार नकदी फसलों के लिए उन्नत बीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राज्य भर में कई बीज पार्क स्थापित करेगी। इन बीज पार्कों को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, जो पूरे राज्य में लगभग 1200 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा। अगर हम बात करें ये बीज पार्क जो लगाए जाएंगे किन जगह के, राज्य के 5 क्षेत्रों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। इसे भी याद रखिएगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC 1 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर से की है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर यानी DICSC परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर से की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन या डिजिटल जो डिवीज़न है उसको कम करना है और प्रत्येक नागरिक तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना सुनिश्चित करना है। इस पहल के तहत देश भर के 10 जिलों में कुल 4740 DICSC केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 720 और गोरखपुर में 1273 DICSC केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त छत्रपति संभाजी नगर में 870, चंबा हिमाचल प्रदेश में 309, खम्मम तेलंगाना में 579, गांधीनगर गुजरात में 288 और ममित मिजोरम में 100, जोधपुर राजस्थान में 415, लेह लद्दाख में 95 और पुदुचेरी राज्य में 81 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखिएगा डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है KGMU में बनेगा बोन एंड टिश्यू बैंक। KGMU में बोन एंड टिश्यू बैंक बनेगा। अगर हम बात करें KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, लखनऊ में है। नवंबर माह में की गई घोषणा के अनुसार किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बनने वाला बोन एंड टिश्यू बैंक 6 महीने में काम करना शुरू कर देगा। ये घोषणा की गई है नवंबर 2024 में। KGMU उत्तर प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा जहां इस तरह का बैंक होगा। ठीक है, आपको बता दें कि बोन एंड टिश्यू बैंक में हड्डियों को चिप्स, पाउडर और पूरी हड्डी, लिगामेंट और ऊतक को -80 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। इसे याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि बोन एंड टिश्यू बैंक उत्तर प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में बनेगा, किस मेडिकल यूनिवर्सिटी में बनेगा, तो ये बनेगा KGMU में। KGMU कहाँ है, लखनऊ में। और KGMU उत्तर प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा जहां इस तरह का बैंक होगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के बारे में, तो गोरखपुर जिले में बन रहे उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के वर्ष 2024 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। ये घोषणा की गई थी कि वर्ष 2024 के अंत तक इसको चालू कर दिया जाएगा। नवंबर 2024 में घोषणा की गई थी। देखिए चालू हो पाता है या नहीं, जो भी है, वैसे उम्मीद है शायद चालू कर ही देगी सरकार। और ये हमें इसको याद रखना है कि कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। अगर हम बात करें इसका नाम क्या है, इसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम से स्थापित यह विश्वविद्यालय आयुष के सभी संबंधित चिकित्सा प्रणालियों को कवर करने वाले विभिन्न पारंपरिक पाठ्यक्रमों की पेशकश भी करेगा। आपको बता दें कि ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में फटहट के पिपरी में 52 एकड़ में बन रहे इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास कब किया गया था? इसका शिलान्यास 28 अगस्त 2021 को किया गया था। किसके द्वारा? तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है। तो याद रखिएगा महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम से उत्तर प्रदेश में का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा। कहाँ पर? गोरखपुर जिले के भटहट की पिपरी गांव में
ये क्या हो रहा है, स्थापित हो रहा है, बन रहा है। और ये 52 एकड़ का क्षेत्रफल है इसमें। और इस विश्वविद्यालय का, इस आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है भारत की पहली नाइट सफारी। मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने नवंबर 2024 में बताया था कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी दिसंबर 2026 तक चालू हो जाएगी। अगर हम बात करें ये सफारी कहाँ पर बन रही है, ये सफारी राजधानी लखनऊ के कुकरेल संरक्षित वन में तैयार की जा रही है। अगले और देख लेते हैं ये कितनी 900 एकड़ में, ये जो नाइट सफारी 900 एकड़ में, 900 एकड़ क्षेत्रफल रहेगा इसका, 900 एकड़ में विस्तृत है। इस सफारी में पर्यटक 5.5 किलोमीटर लंबे ट्रामवे और 1.9 किलोमीटर लंबे रास्ते के जरिए नाइट सफारी में घूम सकेंगे। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। हमें ये याद रखना है, देश की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बन रही है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। किस नाम से, कुकरेल संरक्षित वन, मतलब कुकरेल संरक्षित वन में बन रही है, तो इसका नाम भी कुकरेल नाइट सफारी रखा गया है अभी तक तो। और 900 एकड़ में विस्तृत है ये। इस सफारी में पर्यटक 5.5 किलोमीटर लंबे ट्रामवे और 1.92 किलोमीटर लंबे रास्ते के जरिए नाइट सफारी में घूम सकेंगे। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। संभल में हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन। आप सभी जानते हैं संभल में जो अभी हाल ही में हिंसा हुई है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में हुई हिंसा की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्य कौन कौन हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं देवेंद्र कुमार अरोड़ा, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं अमित मोहन प्रसाद और पूर्व IPS हैं अरविंद कुमार जैन। जिसमें से अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा जी, मतलब सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा जी इसके अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि संभल में हुई हिंसक घटना में लगभग 4 लोगों की जान चली गई है। यूपी की अन्य खबरों को देखें उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, थ्रेड, ट्विटर, इन सभी की लिंक मिल जाएगी। आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक में इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको हमारे जो प्रमुख सोशल मीडिया लिंक हैं, प्रमुख सोशल मीडिया अकाउंट हैं, उनकी लिंक मिल जाएगी। उनको जाकर आप ज़रूर जुड़िए हमसे और हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। जिससे आप लोग ऐसा करेंगे तो हमारे चैनल को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम और आसपास के जिलों को महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए अस्थायी रूप से महाकुंभ मेला जिला घोषित किया गया। इस महाकुंभ 2024 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। अगर हम बात करें इस महाकुंभ, ये जो महाकुंभ 2025 हो रहा है, इसके लिए कौन सा वाक्य कहा जाता है, जो भी है उसके लिए वो सर्व सिद्धिप्रद कुंभ जो है, इसके लिए कौन सा वाक्य कहा जाता, नाम याद नहीं आ रहा। कुल मिला के सर्व सिद्धिप्रद कुंभ जो है इसका मोटो मान सकते हैं या प्रमुख वाक्य मान सकते हैं ये है। और इस कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। और ये जो महाकुंभ मेला घोषित किया गया है ये 1 दिसंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक ही रहेगा। अस्थायी रूप से इसे घोषित किया गया है। क्योंकि अगली न्यूज़ पर चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते गिरधर मालवीय जी का 18 नवंबर 2024 को निधन हो गया। गिरधर मालवीय जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके थे और BHU के चांसलर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किस सन में की गई थी। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है नवंबर 2024 में टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साझेदारी की है। टाटा पावर सौर और
पवन ऊर्जा क्षमता तथा संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो याद रखिए कि टाटा पावर ने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमता और संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 550 करोड़ रुपए के 550 करोड़ के निवेश के लिए समझौता किया। किसके साथ किया है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। और ये जो गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर बनने वाला एयरपोर्ट है उसकी अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए। अगली न्यूज पर चलते हैं। नवंबर माह की घोषणा में के अनुसार यूपी सरकार पूरे राज्य में 11 निजी टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी और इसके तहत पहला पार्क शामली जिले में 726 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित किया जाएगा। राज्य में ये निजी टेक्सटाइल पार्क स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे और कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता कम करेंगे। तो हमें क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2024 में घोषणा की है कि पूरे राज्य में 11 निजी टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी। कितने स्थापित करेगी? 11। और पहला कहाँ करेगी? शामली जिले में 726 करोड़ रुपए के निवेश से। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज है उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के लिए व्यापक आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों के तहत भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल के संचालन की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2024 के लिए आपातकालीन स्थितियों के लिए भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल के संचालन की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 को समर्पित एक आधिकारिक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य महाकुंभ के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करना है। क्या है? व्यापक जानकारी प्रदान करना है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी के चयन के लिए नई नियमावली बनाई है। डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। तो इसे भी याद रखिएगा। पुलिस महानिदेशक डीजीपी के चयन के लिए नई नियमावली बनाई है नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने और डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया, यानी इससे पहले 3 राज्य ऐसा कर चुके हैं। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। नवंबर 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू को अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे में शामिल करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया है कि इसे अल्पसंख्यक दर्जे में शामिल नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने 45 लाख से अधिक छात्रों के नामांकन के साथ असाधारण उपलब्धि प्रदर्शित करते हुए वीर गाथा परियोजना 4.0 में या 4.0 में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो वीर गाथा परियोजना जो वीर गाथा 4.0 या 4.0 प्रोजेक्ट जो था इसमें उत्तर प्रदेश ने 45 लाख से अधिक छात्रों के नामांकन के साथ एक असाधारण उपलब्धि प्राप्त किया और देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है यूपी राज्य सरकार की एजेंसियों ने खरीफ खरीद सीजन 2024-25 के तहत 7.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद को मंजूरी प्रदान की है। तो याद रखिएगा यूपी सरकार की एजेंसियों ने खरीफ खरीद सीजन 2024-25 के तहत 7.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदारी की है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मजबूत अभियोजन प्रणाली के माध्यम से राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार ने 11 जिलों, कौन कौन से 11 जिले हैं? श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, बांदा, संत कबीर नगर, गाजियाबाद, महाराजगंज, ललितपुर, सोनभद्र, औरैया और फिरोजाबाद जिले में संयुक्त निदेशक अभियोजन के कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश मजबूत अभियोजन प्रणाली के माध्यम से कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है और इन 11 राज्यों में संयुक्त निदेशक अभियोजन के तहत कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये यहीं पे पूरा होता है और आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।